नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ब्रिटेन में 10 साल में 6 प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा हो गया। 7वें प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी चल रही है। 22 जून को केयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद एंडी बर्नहम के प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इतनी जल्दी क्यों बदल रहे हैं? जिस समय भारत में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है या नहीं, ब्रिटेन में 10 साल में 7वें प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। भारत के संवैधानिक ढांचे में ऐसा क्या है कि किसी को हटाना मुश्किल हो जाता है और ब्रिटेन में कभी पार्टी में सांसद विद्रोह कर देते हैं तो कभी कैबिनेट में मंत्री प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। अगर आप इनमें से किसी का नाम और चेहरा भूल गए हैं, कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं। ब्रिटेन में जो भी आता है चला जाता है। ब्रेक्सिट के बाद डेविड कैमरून इस्तीफा देकर निकल लिए। उनकी जगह टेरेसा मे आई, महिला प्रधानमंत्री, लेकिन वह भी टिक नहीं पाई। तीन बार के प्रयास में संसद में ब्रेक्सिट मंजूर नहीं करवा सकी। ब्रसेल्स में बैठकर ब्रेक्सिट को लेकर झूठी बातें फैलाने वाले बोरिस जॉनसन की किस्मत चमक गई, क्योंकि इनके नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों ने टेरेसा मे के खिलाफ बगावत कर दी और मे की सरकार गिर गई। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने भरोसा जताया कि ब्रेक्सिट लागू करेंगे, लेकिन जो प्लान लेकर आए लोगों का भरोसा ही हिल गया। कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने चुनाव करवा दिया और जीत भी गए, प्रधानमंत्री बन गए। तभी इनके खिलाफ एक मामला सामने आता है। कोविड के दौरान पार्टी वार्टी कर रहे थे। इस खबर के लीक होने से ब्रिटेन स्तब्ध हो गया। जांच हो गई, तब भी बंदा कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं। तभी सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगा और इसके विरोध में बोरिस के कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आती हैं लिज ट्रस। 49 दिन ही रह सकी। उनका बजट ऐसा था कि ब्रिटेन में भयंकर नाराजगी फैल गई, इस्तीफा देना पड़ा। फिर प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। इनके नेतृत्व में 2024 में आम चुनाव हुए और कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। ये प्लान लेकर आए कि ब्रिटेन में जो माइग्रेंट हैं उन्हें प्लेन में बिठाकर रवांडा भेजेंगे। इनकी मूर्खता अलग लेवल की थी, मगर आज भी सुनक का फोटो ब्रिटेन से ज्यादा भारत के हिंदी अखबारों में छपता रहता है। भारत में लोग नेहरू से ज्यादा अब सुनक को पहचानते होंगे, ऐसा मुझे शक है। सुनक का अपना जुगाड़ पहले से था। जिस गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे उसी में चले गए। सुनक के बाद 22 जून 2024 को लेबर पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। केयर स्टारमर प्रधानमंत्री बने। 2 साल तक रहने के बाद अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। इस तरह 10 साल में ब्रिटेन में 6 प्रधानमंत्री भूतपूर्व पीएम बन गए। ब्रिटेन भूतपूर्व प्रधानमंत्री पैदा करने की फैक्ट्री बन गया है। यहां किसी प्रधानमंत्री पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होता। एक बार पावर में आ गए तो कम से कम नेहरू या मोदी का रिकॉर्ड तोड़कर ही जाना है। पुतिन का तो सोच भी नहीं पाते, जो 26 साल से सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का मिलाकर। शी जिनपिंग, किम जोंग उन तक तो उनकी पहुंच भी नहीं है। ब्रिटेन का हर प्रधानमंत्री इस टेंशन से फ्री है और उसे पता है कि चुनाव में 400 पार होने के बाद भी पार्टी के सदस्य उसके खिलाफ वोट कर हटा सकते हैं। कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा देकर उसे चलता कर सकते हैं। 2024 के चुनाव में स्टारमर को 400 से अधिक सीटें मिली। चाहते यहां थे, मिल गई वहां। तब भी स्टारमर को इस्तीफा देना पड़ रहा है। शायद ब्रिटेन में पार्टी को कंट्रोल करने के लिए ईडी जैसी कोई संस्था नहीं है, वरना वहां भी सांसद और मंत्री जी करते घूमते और चूं तक नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि भारत में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन 2014 के बाद से मुश्किल तो हो गए हैं। भारत में पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो नहीं दिया। इसीलिए स्टारमर के इस्तीफे से मौका मिलता है ब्रिटेन की सियासी संस्कृति को समझने का और भारत की राजनीतिक संस्कृति को पलटकर देखने का। ब्रेक्सिट को लेकर ब्रिटेन में जुनून सवार था। निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूरोपियन यूनियन में नहीं रहेंगे, निकलेंगे तभी हमारा भला होगा। 23 जून 2016 को रायशुमारी हुई। ब्रेक्सिट के पक्ष में 51.9% वोट तो पड़े, लेकिन बहुत स्पष्ट जनमत नहीं था। 2/3 वोट पड़ता तो कहा जा सकता था जनता पूरी तरह सपोर्ट में थी, मगर 50% जनता विरोध में थी।
इससे साफ था कि ब्रिटेन कंफ्यूजन में था। 10 साल बाद इसे लेकर ओपिनियन पोल हुआ तो केवल 30% ही ऐसे बचे हैं जो ईयू से निकलने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रेक्सिट के तुरंत बाद कोई बड़ा असर नहीं दिखा, मगर आने वाले एक दशक में धीरे धीरे असर दिखने लगा। वहां की आर्थिक स्थिति में और राजनीतिक स्थिरता में। जब निराशा और संकट के कारण एक के बाद एक प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ने लगे, 2016 के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में ठहराव आने लगा। 10 साल में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे से 5वें रैंक पर ब्रिटेन आ गया। आमतौर पर अनुमान लगाया जाता है कि ब्रेक्सिट के कारण ब्रिटेन की जीडीपी 6 से 8% कम हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि ब्रेक्सिट से पहले की तुलना में ब्रिटेन में निवेश 12 से 18% कम हो गया। यही नहीं, ब्रिटेन की राष्ट्रीय उत्पादकता 4% कम हो गई। यूरोप के साथ ब्रिटेन की जो व्यापारिक साझेदारी थी वो टूट गई, बिखर गई। ब्रिटेन का माल यूरोप के देशों में जाना मुश्किल होता गया क्योंकि तरह तरह के अंकुश लगने लगे। पाउंड का भाव भी कम हो गया, ब्रेक्सिट से पहले के लेवल पर लौट ही नहीं पा रहा है। गैर यूरोपीय देशों से ब्रिटेन में होने वाला माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, जबकि ब्रेक्सिट के समर्थक कहा करते थे यूरोपियन यूनियन से अलग होने पर माइग्रेशन घट जाएगा। ब्रेक्सिट का असर हर तरह से आज भी दिख रहा है। लेबर पार्टी के नेता स्टारमर से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने जल्दी साबित कर दिया उनसे उम्मीद बेकार थी। अगर आप इस्तीफे के कारणों की गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि ब्रेक्सिट का असर बहुत बड़ा है। ब्रिटेन पटरी से उतर गया। जो देश पटरी से उतर गया हो उसका प्रधानमंत्री कुर्सी पर कैसे बैठा रह सकता है? डू यू गेट माई पॉइंट? लेबर पार्टी को 400 से अधिक सीटें मिली हैं। लोग सत्ताधारी दल कंजर्वेटिव पार्टी से थक गए थे, पक गए थे, चट गए थे। 2024 के चुनाव में ब्रिटेन में सबसे कम वोट पड़ा और लेबर पार्टी की सरकार बन गई। चेंज का नारा देकर सत्ता में आए, 2 साल में खुद ही चेंज हो गए। स्टारमर साहब की बात कर रहा हूं। महंगाई संभली नहीं, नेशनल हेल्थ सर्विस में कोई सुधार नहीं हुआ, उनकी रेटिंग गिरने लगी क्योंकि वादा किया था टॉप 5% अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे, बढ़ा देंगे। पिछली सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की थी उसे वापस करें, यह सब हुआ नहीं। स्टारमर ने चुनाव में अच्छे दिन का वादा किया था, पूरा नहीं कर पाए। 2 साल निकल गए और अंत में खुद निकल चले। 2 साल के दौरान ब्रिटेन की जीडीपी थोड़ी बेहतर हुई, मगर जीवन स्तर में खास सुधार नहीं हुआ। बेरोजगारी की दर भी बढ़ती गई। ईरान युद्ध के कारण महंगाई और बढ़ने लगी तो उनकी लोकप्रियता गिरने लगी। स्टारमर की अप्रूवल रेटिंग -45% हो गई है। स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी की बुरी हालत हो रही है। अब आप ही बताइए, बेरोजगारी बढ़ने के कारण, महंगाई के कारण, बिना चुनाव के 400 सीटों वाली पार्टी के स्टारमर को इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। पार्टी में विद्रोह हो गया है। क्या स्टारमर इंग्लैंड में SIR टाइप कुछ भी नहीं कर सकते थे ओपिनियन को मैनेज करने के लिए? हिंदी अखबार का अनुवाद कर उन्हें पढ़ना चाहिए था। ब्रिटेन में ऐसा क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री के इतने इस्तीफे हो रहे हैं? ब्रिटेन में जनता परेशान है। उसे जो सपना दिखाया गया पूरा कोई भी नहीं कर पा रहा। जनता एक के बाद एक पार्टी आजमाई जा रही है और निराश हुई जा रही है। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर 2018 में बनी पार्टी रिफॉर्म यूके तेजी से आगे बढ़ रही है। नाइजल फराज धुर दक्षिणपंथी नेता सत्ता के करीब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 8 चुनाव हारने के बाद नाइजल फराज 2024 में जीते। फराज ब्रिटेन में दूसरे देशों से आकर बसने वालों के एकदम ही खिलाफ है। टैक्स कम करने की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपायों को खत्म कर देना चाहते हैं। नाइजल फराज के विरोधी भी कुछ कम नहीं। जब भी नाइजल फराज की सभा होती है, मिल्क शेक फेंकने लग जाते हैं। पश्चिम बंगाल में अंडा निकल कर आया, स्कूल में अंडा नहीं देना, लेकिन हारे हुए विरोधी दल के उम्मीदवारों पर अंडे मारने। यह कोई अच्छा दृश्य नहीं है, मगर जनता नाराज है कि नाम पर इसे सही ठहराया जा रहा है। नाइजल फराज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये साहब और इनकी पार्टी, इनके सहयोगी ब्रेक्सिट के समय खूब सपने दिखाया करते थे, तरह तरह की हवाई बातें किया करते थे, अफवाहें भी फैलाते थे। इसका फायदा इन्हें अब मिल रहा है। संसद में इनकी मौजूदगी खास नहीं, मगर स्थानीय चुनाव में जीत मिलती जा रही है। रिफॉर्म यूके 1454 काउंसिल सीटें जीत चुकी है और 14 लोकल काउंसिल पर कंट्रोल हो चुका है।
लोकल चुनाव में वोटर ने लेबर पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। अगर इस पैटर्न को देखें तो लगता है ब्रिटेन में नाइजल फराज का सितारा चमक सकता है। अब बताइए, नाइजल फराज के डर से स्टारमर ने कई सारे प्रगतिशील नीतियों से किनारा कर लिया, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ, फायदा नाइजल को हो रहा है। स्टारमर धुर दक्षिण पंथियों को खुश करने में लगे हैं, पत्रकारों का गला घोटने के कानून बना रहे हैं। दक्षिण पंथ से डर कर अपने मुद्दे छोड़ने वालों का ऐसा अंजाम अमेरिका में भी हो चुका है। अमेरिका में नवंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ट्रंप की नीतियों से हां में हां मिलाने लगी, जैसे इमिग्रेशन को लेकर दबाव में आ गई, तेल और गैस के उत्पादन को लेकर ट्रंप की बोली बोलने लगी। यही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी छोड़कर आए डिक चेनी के साथ प्रचार करने लगी। हैरिस को लगा कि ऐसा करने से दक्षिण पंथ का जो उदार वोटर है उनके पक्ष में आ जाएगा। उन्हें लुभाने के लिए हैरिस प्रगतिशील मुद्दों को पीछे करने लगी। नतीजा क्या हुआ कि उनमें और ट्रंप में फर्क करना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ जो फार राइट थे, धुर दक्षिणपंथी, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि मतदाताओं के बड़े समूह तक पहुंचने के चक्कर में विरोधी दल के मुद्दे से सहमति जताएं। हैरिस की इस रणनीति के कारण रिपब्लिकन पार्टी का हौसला बढ़ गया और कमला हैरिस चुनाव हार गई, ट्रंप जीत गए। अब हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं स्टारमर ने शिवसेना या तृणमूल पार्टी को जिस तरह से यहां तोड़ दिया गया, उस तरह से अपनी पार्टी के भीतर बहुमत जुटाने की कोशिश की। 400 सीटें होने के बाद भी वे इस्तीफा देकर क्यों निकल गए? इसका जवाब खोजिए। ब्रिटेन के मीडिया में भी समस्या है, लेकिन उसका मीडिया अपनी सरकार पर जिस तरह से नजर रखता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन की पत्रिका द इकोनॉमिस्ट का यह लेख याद कीजिए। लिज ट्रस की तुलना लिटुस के पत्ते से कर दी गई। कहा गया कि हमारी सब्जी लिज ट्रस से ज्यादा दिन टिक गई है। आइडिया इतना वायरल हुआ कि देश भर का मीडिया ट्रस की तुलना लिटुस से करने लगा। भारत में ऐसा कोई करेगा तो यूएपीए के तहत 10 साल जेल में रहना पड़ेगा और इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिका कब बंद हो जाए पता भी नहीं चलेगा। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है? ऐसा नहीं था कि स्टारमर अखबार नहीं पढ़ते और उन्हें नहीं मालूम कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पीएम बनने के बाद से एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनके लिए प्रेस से दूर रहना इतना आसान नहीं था। किसके लिए? स्टारमर के लिए। इसके अलावा संसद की जांच समिति भी ब्रिटेन में सरकार पर बहुत नजर रखती है। ओपिनियन पोल आते रहते हैं, शैडो कैबिनेट का भी काम होता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता क्योंकि वह लगातार जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का सामना करता रहता है। तो इससे हमें ब्रिटेन के लोकतांत्रिक मिजाज का अंदाजा मिलता है। आप सवालों से, जवाबदेही से भाग नहीं सकते। जनता से भागेंगे, पार्टी के भीतर घिर जाएंगे। ब्रिटेन की जनता और वहां की पार्टी के नेता अपने लीडर को बदलने से पहले हाय हाय नहीं करते कि राजू नहीं तो कौन। राजू के बाद रंजन आता है और रंजन के बाद अभिरंजन आकर चला जाता है। लीडर का पद कंडीशनल होता है, मतलब स्थितियों के हिसाब से हटाया बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री को शपथ लेने के बाद भी लगातार अपनी पार्टी के भीतर और बाहर जनता का विश्वास हासिल करते रहना पड़ता है। अगर पार्टी के नेताओं ने मिलकर दूसरा नेता चुन लिया, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेबर पार्टी में नेता कैसे चुना जाएगा, इसके लिए पार्टी के रूल बुक में कुछ नियम बताए गए हैं, मगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति से ये नियम बदले भी जा सकते हैं। नेता का चुनाव वही लड़ सकता है पार्टी के भीतर जो सांसद होता है और उसे 20% सांसदों का समर्थन प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी कारण और नियम है। फिर मतदान होता है। स्टारमर के साथ भी तो यही हुआ। लेबर नेता एंडी बर्नहम को पार्टी के भीतर बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लेबर पार्टी के नेता स्टारमर को लेकर, उनकी क्षमता को लेकर शंका पैदा होने लगी है। भारत में पार्टी के भीतर कोई बोलता भी नहीं। ईडी के डर से भारत में बड़े बड़े नेता सूख कर कांटे हो गए हैं। सांसदों ने भी अपनी हैसियत पार्टी को सौंप दी है। उन्हें पार्टी के कंट्रोल में रहने की अब आदत पड़ गई है, इसलिए चुप रहते हैं। विप के कारण संसद में भी पार्टी की नीतियों के खिलाफ वोट नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते। सांसद क्या सोचते हैं पता ही नहीं चलता। संसद में सभी को विप के बाद पार्टी लाइन पर ही वोट देना होता है, वरना दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता जा सकती है। तो यहां 1985 का दल बदल कानून एक सांसद या एक विधायक को सदन के भीतर अपनी वोटिंग राइट के इस्तेमाल से रोकता लगता है।
इस व्हिप के कारण किसी भी पार्टी में सत्ता का केंद्रीकरण मजबूत होता गया, जबकि भारत में लोग अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए भी वोट करते हैं, केवल पार्टी के नेता के नाम पर नहीं। दूसरी तरफ हमने यह भी देखा कि भारत में खासकर मोदी सरकार के दौर में दल बदल कानून होने के बाद भी दल बदल हो रहे हैं और दल तोड़े जा रहे हैं। इससे भी तो जनादेश बिखर रहा है। दल बदल से ना तो पार्टी टूटने से बच पा रही है, ना सरकार गिरने से, लेकिन इसके नाम पर सांसद और विधायकों की वोटिंग राइट खत्म हो गई। 1985 के कानून से भारत ने जो राजनीतिक स्थिरता हासिल की वो अब जा चुकी है। ब्रिटेन में दल बदल कानून नहीं है। अगर कोई सांसद व्हिप के अनुसार वोट नहीं करता है, उसे निलंबित नहीं किया जा सकता, ना उसकी सदस्यता जा सकती है। इसीलिए वहां के सांसद अगर किसी कानून से सहमत नहीं है तो अपनी ही सरकार और पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं, भाषण देते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण सांसद अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर नहीं रह गया है। बीजेपी का कोई भी एमपी सरकार से ऐसे सवाल नहीं कर सकता कि वह कटघरे में आ जाए। अब देखिए, 2025 में ब्रिटेन की संसद की बैठक 150 दिन चली, भारत में लगभग 60 दिन। संसद सत्र के दौरान हर सप्ताह 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच बहस होती है। कहां? भारत में नहीं, ब्रिटेन में। विपक्षी दल के सांसद शैडो कैबिनेट बनाते हैं, शैडो प्रधानमंत्री होते हैं, सरकार को हर सवाल पर जवाब देने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक तरह से उन्हें मौका मिलता है कि वे भी सरकार चलाने के लिए तैयार है। ब्रिटेन में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज होता है, वो अपनी ही सरकार से सवाल करता रहता है। शायद ही आप भारत में ऐसा होता देखेंगे। भारत की राजनीति में इस्तीफे के 2 सर्वोच्च मानक बताए जाते हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा और दूसरा कामराज प्लान के तहत मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा। इस इस्तीफे ने भारत के राजनीतिक इतिहास में शास्त्री का कद हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। आज भी उनका इस्तीफा भारत की राजनीति में जवाबदेही का सबसे बड़ा मानक है, ऊंचा मानक है। शास्त्री के इस्तीफे के बाद कामराज प्लान के तहत बड़े पैमाने पर इस्तीफे हुए। कामराज प्लान का आधार यह था कि सत्ता में रहते हुए मंत्री और मुख्यमंत्री जनता से कट गए हैं, इसलिए जो लोग बहुत दिनों से पद पर हैं पद छोड़ दें, और जो लोग जनता के करीब हैं उन्हें सरकार और पार्टी के भीतर पद पर आने का मौका मिले। के कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और उनके साथ 5 अन्य मुख्यमंत्रियों ने। यह किसी और जमाने की बात है। कामराज प्लान नेहरू युग की राजनीति में ही संभव था। अब आप कामराज प्लान से नवीन पटनायक से लेकर नीतीश कुमार की तुलना कीजिए। दोनों ने किस हालत में सरकार चलाई आप जानते हैं। नीतीश कुमार को खुद से इस्तीफा देना चाहिए था, मगर उन्हें 3-5 कर हटाया गया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद इस्तीफे नहीं हुए। प्रधानमंत्री के पद से वीपी सिंह का भी इस्तीफा हुआ, वह भी भारत की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। उनका इस्तीफा भी अपनी सोच और विचारधारा में यकीन के कारण हुआ, क्योंकि तमाम विरोध के बाद भी उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, मगर वीपी सिंह सत्ता में बने रहने की लालच में नहीं फंसे। पिछले 10 साल में भारत में इस्तीफे की राजनीति बदल गई है। पेपर लीक होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग होती रही। कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरने पर भी बैठ गए, मगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय रूपाणी, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल ने इस्तीफा दिया, लेकिन सभी का इस्तीफा किसी जवाबदेही के कारण नहीं हुआ। इन्होंने अपने काम में हुए चूक की जवाबदेही को लेकर इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पार्टी की जरूरतों के आधार पर इन्हें हटाया गया। भारत में इस्तीफा अब नैतिक आधार पर नहीं होता, ना ही पार्टी के भीतर ऐसा ढांचा है कि किसी लीडर को बदल दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर में डाका पड़ गया, पेपर लीक हो गया, इथेनॉल का मामला लोगों पर थोप दिया गया, मगर कोई जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। तो देश दुनिया की खबरों पर नजर रखिए, तार से तार मिलाते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।